आउटसोर्स कर्मचारी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट करते हैं जी और इसको आप ऐसे समझें कि हमें सामान ढोने के लिए खच्चर की जरूरत होती है, जी तो उस तरह से ये व्यवस्था ने आउटसोर्स कर्मचारियों को खच्चर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ना उनका कोई अधिकार है, ना उनको कोई छुट्टी दी जाती है, ना उनकी तनख्वाह बढ़ती है, ना वो इंश्योरेंस में कवर्ड है, ना उनको कोई बीमारी की स्थिति में, दुर्घटना की स्थिति में क्लेम दिया जाता है। अभी 4 दिन पहले, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी, गृह जी मंत्री और वित्त मंत्री जी से मिल के आए। अब क्यों नहीं लेके गए जयराम जी को साथ? ले जाते ना, क्या उन्होंने मना किया था? क्या जयराम जी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं, है? क्योंकि ये ऐसा बोलते हैं ना कि आप लोग हमारा वो कटवा रहे हैं, आप लोग हमारे उल्टा कर रहे हैं। भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो आरडीजी ग्रांट, जो जीएसटी कंपनसेशन जो कम हुआ है, जी वो अगर जयराम जी भी मुख्यमंत्री होते तो भी वो वैसे ही कम होना था, क्योंकि ये सारी चीजें 2017 में एक मुश्त पूरे देश पर एक शर्त लागू की गई थी। 6,33,000 लोग जो वो बेरोजगार बैठे हैं। आप कैसे पॉलिसी बना लेंगे सिर्फ 50-60 हजार लोगों के लिए? तो जो कर सकते हैं वो करिए, सब कुछ करने का प्रयास मत करिए। क्या कर सकते हैं आप? मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दें, कम से कम उनको सम्मानजनक पैसा तो मिले। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है और आज बजट सत्र के दौरान कट मोशन के तहत भाजपा ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल उठाए हैं। हमारे साथ इस वक्त भरमौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक जनक राज जी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत फर्स्ट वर्डिक पर। आज आपने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई सवाल उठाए हैं, सरकार को घेरते हुए भी आज आप नजर आए हैं। काफी तल्ख रवैया आज आपका देखने को मिला है सदन में। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या-क्या मसले आज आपके द्वारा सदन में उजागर किए गए? हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में वो हालात हैं, उस पर बात कही। और स्वास्थ्य कर्मियों के पदों को खरीद, उस पर बात कही है। और अस्पतालों में सामान, चाहे कोई दवाई है, चाहे शेदू और चाहे कंबल, बेडशीट, ऐसी ऐसी चीज़ें जो खरीदी जाती हैं, उसको कैसे सस्ता और गुणवत्तापूर्वक सामान खरीद सकता है, उस पर सरकार को सुझाव दिया है। देखने वाला समय है कि सरकार सुझाव पर कितना अमल करती है। जी। जनक राज जी, ये जो मसला आज आपने उठाया उसके दौरान एक और बात भी आपने कही। आपने कहा कि आपके विधानसभा क्षेत्र भरमौर में परिस्थितियां स्वास्थ्य सुविधाओं की इतनी खराब है, अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहे हैं, जिसके तहत वहाँ पे नए बच्चों का जो जन्म है, काफी विकलांग बच्चे भी वहाँ पर पैदा हो रहे हैं। ये क्या पूरा मसला है? इस पर मैं आपसे जानना चाहूँ। देखिए, ऐसा है ना कि जब भी कोई महिला प्रेगनेंस के फेज में जल्दी है, तो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड उसका ये कन्फर्म करने के लिए होना है, जरूरी है कि प्रेगनेंसी की लोकेशन कहाँ है और कहाँ है प्रेगनेंसी, यूट्रस के अंदर है, बच्चेदानी के अंदर है, या उसके बाहर है। कई बार प्रेगनेंसी उसके बाहर होती है, यूट्रस के बाहर। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक्टिव प्रेगनेंसी कहा जाता है। इसमें एक जानलेवा सिचुएशन है। कई बार वो प्रेगनेंसी ट्यूब के अंदर होती है, वो फट जाती है, ट्यूब का साइज इतना बड़ा नहीं होता, फिर ब्लीडिंग होती है बहुत ज्यादा और महिलाओं की जान चली जाती है, आपातकाल में ऑपरेशन करना पड़ता है। एक तो ये समस्या है कसुरदार है। जी, दूसरा पीस, जब 20-20 को अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो बच्चा पूरा बना है कि नहीं बना ये देखने के लिए। ये बार क्या होता है कि जन्मजात विकलांगता जो बच्चा में होती है, कोई अंग उनके सही से नहीं बने होते, कुछ ऐसे अबनॉर्मलिटीज होती है जो कंपैटिबल नहीं होती लाइफ, कभी आदमी सदा नहीं बचता। तो वो फिर बच्चे को जन्म देती है औरत, या ऐसा बच्चा जन्म होता है जो पैदा होने के बाद तुरंत मर जाता है, या कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज होती हैं जिनके साथ आदमी की मृत्यु तो नहीं होती है, बच्चे की मृत्यु तो नहीं होती है, परंतु जीवन और उसको समस्या के साथ जीना पड़ता है। जैसे मैंने विशेष तौर पे एक उदाहरण भी दिया, मेरे वहाँ पे पूलन पंचायत, उस पंचायत में एक बच्ची है जी और उसकी दोनों बाजुएं नहीं है जन्म से। अभी वो छोटी है बच्ची, वो हंसती है, खेलती है, उसको मालूम नहीं है कि उसके जीवन में इसका क्या नुकसान है। पैरों से ही वो खाना खाती है, पैरों से ही वो लिखती है। जब वो बड़ी होगी, जी वो छोटी सी बात है, बाकी चीजें सारी छोड़े आप। जी वो शौच जाने के लिए भी किसी की मदद के बिना शौच नहीं जा सकती। वो पानी नहीं पी सकती किसी की मदद के बिना। इतना गंभीर मसला, ये तो एक उदाहरण है। ऐसे अनेकों असंख्य लोग ऐसे हैं, और वो केवल इस वजह से हैं क्योंकि हमने समय पर अल्ट्रासाउंड करके ये जांच नहीं करी कि बच्चा अंदर कैसा है। अगर समय रहते पता लगता तो इस तरीके की केसेस को अवॉइड किया जा सकता था, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता था, ताकि क्योंकि एक बच्चा स्वस्थ पैदा हो तो अच्छा है। विकलांग बच्चा अपने आप में भी समस्या है, और परिवार के लिए भी वो दिन प्रतिदिन रोज, जब जब माँ और परिवार उस बच्चे को देखता है तो उनको पीड़ा होती है, वो रोज मरते हैं उस बच्चे को देख देख के।
अल्ट्रासाउंड की आप बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही बेसिक मेडिकल फैसिलिटी है अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एमआरआई और बाकी सारी चीज़ें। तो क्या वो इन सुविधाओं के लिए आपके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लगभग कितना दूर जाना पड़ता है? देखिए लगभग 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है मेरे एक हिस्से, जो बरमौर है और जो पांगी है, उनको तो लगभग अगर चंबा आना है डायरेक्टली साच पास के थ्रू कुछ महीने के लिए वो रास्ता खुलता है, इसको लगभग 300 किलोमीटर, और बाकी समय में जम्मू कश्मीर से होके या हिमाचल के सारे डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस कर आप मान के चलिए कम से कम 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता हो ये एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। और कई करवाते कई नहीं करवाते, और नहीं करवाते फिर बाद में वो ऐसे या तो वो प्लेसेंटा की अबनॉर्मल पोजीशन की वजह से उनकी जान जाती है, जी। बच्चे की अबनॉर्मल पोजीशन की वजह से उनको आपातकाल में रेफर करना पड़ता है, या विकलांग बच्चा पैदा करके सारा जीवन भर वो लोग झेलते हैं। जनक राज जी, इससे पहले राजनीति में आने से पहले आप खुद भी मेडिकल में थे और ये आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप एमएस रहे हैं आईजीएमसी के। क्या उस वक्त जब आपकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, क्या आपने उस वक्त अपने क्षेत्र के लिए सुझाव दिए थे सरकार को? देखिए ऐसा है कि वो मेरा उस समय जो मेरा कार्य क्षेत्र था वो केवल आईजीएमसी को संभालना था, और जो उस वक़्त के चुने हुए प्रतिनिधि और उस वक़्त की सरकार मेरे क्षेत्र को देख रही हो, उनकी ज़िम्मेवारी थी, और मैं दूसरे के फ़ील्ड में हस्तक्षेप करना। क्या सुझाव कुछ दिए गए? देखिए सुझाव के तौर पर हमने हमेशा ये कहा है कि हमारा क्षेत्र और प्रयास का क्षेत्र है, और छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लोगों को सैकड़ों किलोमीटर चलना पड़ता है। तो सरकार लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार करे, ये बात हमने हमेशा। सरकार ये भी कह रही है कि रोबोटिक सर्जरी जो है शुरू करने की बात सरकार द्वारा कही गई है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए ये अच्छा बात है, रोबोटिक सर्जरी एक एडवांसमेंट है, न्यू टेक्निक है, तो इसका लाभ किसको मिलेगा? पहली बात, जी। वो अभी तय नहीं है, और लाभ लेने वाले जो भी लोग हैं, इस ऑपरेशन के लिए जो एक-एक ऑपरेशन के लिए 4-4, 5-5 लाख का जो सामान लगता है, उसका खर्चा कौन उठाएगा? इस पर स्पष्टता अभी तक मुख्यमंत्री जी ने बताई नहीं है, और मैं जानना चाहता हूँ और प्रदेश भी ये जानना चाहता है कि वो 4 लाख, 5 लाख रुपए का खर्च जो एक ऑपरेशन में आना है, वो कौन उठाएगा? आउटसोर्स कर्मचारियों का मसला भी आपने सदन में उठाया था। आपने ये भी कहा कि आपने खुद भी आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी पर उस वक्त रखा कोरोना काल में। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार कोई भी नीति बनाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आप क्या मानते हैं कि आपने खुद आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ काम किया है, तो कितना ज़रूरी है प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई नीति होना? देखिए, कर्मचारी तो स्थायी होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट करते हैं, और इसको आप ऐसे समझें कि हमें सामान ढोने के लिए खच्चर की ज़रूरत होती है, और खच्चर को हमने कैसे तैयार किया? गधे और घोड़े का क्रॉस ब्रीड करके खच्चर तैयार कर दिया। तो उस तरह से ये व्यवस्था ने आउटसोर्स कर्मचारियों को खच्चर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ना उनका कोई अधिकार है, ना उनको कोई छुट्टी दी जाती है, ना उनकी तनख्वाह बढ़ती है, ना वो इंश्योरेंस में कवर्ड है, ना उनको कोई बीमारी की स्थिति में, दुर्घटना की स्थिति में क्लेम दिया जाता है। तो मैंने ये कहा कि आप पॉलिसी बनाने की बात करते हैं, नहीं बना पाएँगे पॉलिसी, स्पष्ट कहता हूँ। इसलिए नहीं बना पाएँगे क्योंकि वही बात आ गई, लोकतंत्र और लार्जर इंटरेस्ट। लार्जर इंटरेस्ट 6,33,000 लोग जो वो बेरोज़गार बैठे हैं। आप कैसे पॉलिसी बना लेंगे सिर्फ़ 50-60,000 लोगों के लिए? तो जो कर सकते हैं वो करिए, सब कुछ करने का प्रयास मत करिए। क्या कर सकते हैं आप? मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दें, कम से कम आपको समान ज़रूर पैसा तो मिले। प्लस उनके लिए आप अटल पेंशन योजना में उनको शामिल करें, उनका फ्यूचर तो सुरक्षित रहेगा, और उनको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो लीव रूल्स लागू होते हैं, वो उस पे लागू कर दीजिए। उस तरह भी कर देंगे तो ये भी बहुत हो जाएगा। जी, चंबा की आप बात करते हैं। चंबा जनजातीय क्षेत्र है। ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए पहली बात तो ये कि मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है हिमाचल। क्या आप मानते हैं कि चंबा का विकास बेहतर हो पाता आप जिंदल में भी स्थान? देखिए, ये सरकार का विशेषाधिकार है किस जिले को मंत्रिमंडल में जगह देनी है, नहीं देनी है। परंतु चंबा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये केंद्र सरकार की ध्यान में है, और इसलिए केंद्र सरकार ने हमारे चंबा जिले को आकांक्षी जिले की सूची का है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, चंबा पिछड़ा नहीं, चंबा की वो दिमागी तौर पर पिछड़े नहीं है। चंबा ने इस प्रदेश को बहुत बड़े-बड़े अधिकारी, साहसिक, बहुत बड़े-बड़े अधिकारी चंबा से यहाँ पर है। बड़े-बड़े नेता इस प्रदेश को दिए, पर कहीं न कहीं भगवान ही इस चीज़ को जानते हैं कि क्यों। कारण आप मानते हैं चंबा अब तक पिछड़ा क्यों है? देखिए, सबसे बड़ा कारण एक ही है,
शेष प्रदेश से बहुत अधिक दूरी, और जब तक हम उस दूरी को कम नहीं करेंगे चंबा का सुधार नहीं होगा। ये मेरा मुख्य एजेंडा है। सॉल्यूशंस क्या मानते हैं? सोल्यूशन एक ही है जी, सुरंग। जब क्योंकि ये जो पीर पंजाल की रेंज है, एक तरफ एक कोने में तो हमने अटल टनल बना दी है, एक उस वाले कोने में लोग जो वो अभी भी, और हिमाचल का अधिकतर भूभाग इस पीर पंजाल के परे है, जिसमें चंबा और लाहौल स्पीति आता है। सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति, सेकंड सबसे बड़ा जिला चंबा, वो दोनों उस पहाड़ों के पीछे आते हैं। तो लाहौल स्पीति को तो आपने बेनिफिट दे दिया, तो चंबा के लिए भी अगर कोई सुरंग का प्रावधान हो, और मैं तो मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप चलिए हमारे साथ, हम भी जाएंगे। कभी मना नहीं किया हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर ले भी नहीं, ना कभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने मना की। परंतु आप 4 दिन 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री और वित्त मंत्री जी से मिल के आए, अब क्यों नहीं लेके गए जयराम जी को साथ? ले आते ना, क्या उन्होंने मना किया था? क्या जयराम जी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं, है? क्योंकि ये ऐसा बोलते हैं ना कि आप लोग हमारा वो कटवा रहे हैं, आप लोग हमारे लिए उल्टा कर रहे हैं। भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो आरडीजी ग्रांट, जो जीएसटी का प्रतिशत जो कम हुआ है, वो अगर जयराम जी भी मुख्यमंत्री होते तो भी वो वैसे ही कम होना था, क्योंकि ये सारी चीजें 2017 में एक मुश्त पूरे देश पर एक शर्त लागू की गई थी। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं कि इस कांग्रेस की सरकार है इसलिए कम किया गया है। वो पूरे देश के लिए जब जीएसटी लागू किया गया था, कुछ नियम तय किए गए थे। उन्हीं नियमों के तहत आरडीजी कब दी जाएगी, जरा जीएसटी कंपनसेशन कब कितना परसेंट दिया जाएगा, वो पहले तय हो गया था। तो ये तो जबरदस्ती नैरेटिव फिट करने की प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।